नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी परिणाम सीरीज चल रही है दिल्ली पुलिस स्पेशल को लेकर के। तो उम्मीद है कि सभी उसी की तैयारी कर रहे होंगे। और जीएस में पॉलिटी का जो सेक्शन है उसके आर्टिकल की श्रृंखला लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ प्रतिदिन। तो आप सभी उसके जो आर्टिकल हैं उनको ध्यान से पढ़ते हैं। उम्मीद है कि और भी पढ़ते होंगे, रिवाइज करते होंगे 1 से 2 बार। ठीक है, तो जितने भी आर्टिकल हैं वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा बहुत तेजी से। रैपिड फायर चलेगी हमारी जो क्लास है। 6-7 क्लास में सारे आर्टिकल 395 के 395 करा दूंगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है एक्सप्लेनेशन देने में, बाकी जितना जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको मैंने साइड में रख दिया है। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट आर्टिकल को मैं मार्क कर देता हूँ साथ के साथ। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को 1 से 2 बार जरूर देखना चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हॉल के अंदर गलत ना हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो क्लास में या एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपके अंदर कंफ्यूजन रहेगी। और जब तक आप रिवाइज कर लेंगे 1-2 बार, तो आप, ये मेरी गारंटी रहेगी, मेरी टीचिंग स्किल रहेगी कि मैं आपके दिमाग में बिठा दूं वो सारी चीजें। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो को 1 से 2 बार देखना है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जिस आर्टिकल पर मैं इंपोर्टेंट लगा दूं उसको आपको 1 से 2 बार देखना है। ठीक है, और रिवाइज जरूर करना है। ठीक है, बाकी आपके लिए इतना डीप तो पूछा नहीं जाता, क्योंकि आप वनडे एग्जाम वाले हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह में इतना ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता। अगर आपको डेप्थ में जाकर के ही पढ़ना है तो उसके लिए मेरी एक अलग सीरीज चल रही है, तो उसकी वीडियो अलग आ जाएंगी। जो पीसीएस या आरओ वगैरह की एग्जाम देते हैं तो उसके लिए मैंने और डेप्थ से डिटेल से बताता हूँ मैं उसमें। बट आपको तो वनडे एग्जाम है, आपको केवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को देना है, तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जो जो मोटे मोटे आर्टिकल पूछे जाते हैं उनको मैं फैक्ट के रूप में आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ उन्हीं को देखना है और सुनना है 1 से 2 बार। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। और जैसा कि अब मैंने आर्टिकल 51A यानी मूल कर्तव्य तक के मैंने आपको करा दिए थे। तो आज जो हमारी संघ की कार्यपालिका है उसके कुछ अध्याय, यानी कुछ क्या 1 या 2 अध्याय, जितना भी पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर शायद 2 अध्याय लेंगे तो हमारी क्लास लंबी हो जाएगी। तो 1 अध्याय तक जितने भी आर्टिकल हो पाएंगे उतने को कवर कर लेते हैं। और उसमें जो फैक्ट हैं, जैसे राष्ट्रपति इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इम्पोर्टेंट क्लास है ये आपके लिए, आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं। देखिए, भाग 5, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए, साथ के साथ में आप भाग भी रखते चलें, दिमाग में बिठा लें। भाग 1 राज्य। ठीक है, राज्य क्या है, राज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 4A क्या कहता है, मूल कर्तव्य। भाग 5 संघ, संघ की कार्यपालिका शक्ति, जिसमें हमारा राष्ट्रपति आता है और केंद्र सरकार आती है। ठीक है, और केंद्र सरकार से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं वो आते हैं, जैसे कि लाइक आपको मैं बता दूं कौन कौन केंद्र सरकार, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल वगैरह, वो जो आते हैं वो सारे इसी में आते हैं। या फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वो सब इसी में आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना देर किए हुए। भाग 5 कहता है संघ, संघ के बारे में पढ़ेंगे। संघ का जो अध्याय 1 है इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। एक तो कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आपको मैं बता दूं, संविधान के अनुसार भी और वैसे कार्यपालिका का भी सर्वोच्च पद जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति होता है भारत का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में बात कही गई है, अनुच्छेद 52 इस बात को कहता है। अब उससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित 52 से 62, याद कर लो, 52 से 62 यानी 10 आर्टिकल में राष्ट्रपति खत्म। ठीक है, और 62 से 72 उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो मैं बताता चलूंगा साथ के साथ में। ठीक है, यानी सॉरी 63, 52 से 62 राष्ट्रपति और 63 से 72 उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो बताऊंगा अभी आपको, सिर्फ ये जितना मैं बोलूं उतने को आपको सुनना है। इसमें क्या कहा गया, भारत का राष्ट्रपति होगा
अब कौन भारत का राष्ट्रपति होगा, ये भी तो डिसाइड करने वाली बात है कि कौन भारत का राष्ट्रपति होगा और उसके काम क्या होंगे। तो इसका मतलब क्या कहता है, अगला आर्टिकल ये कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है, संघ मतलब भारत, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, कैसा है, भारत राज्यों का संघ है, तो उसकी सारी शक्ति किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति के अंदर होंगी। अब राष्ट्रपति उन शक्तियों का पालन या तो स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा कराता है, जैसे कि लाइक प्रधानमंत्री, ठीक है, हमारे यहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है, बताऊंगा आगे चलेंगे जब हम साथ के साथ। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित रहती है, भारत के राष्ट्रपति में। अब 54 आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें, ये तो आपको एक तो ये इंपोर्टेंट मार्क कर लेना है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 52 कार्यपालिका शक्ति 53। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन क्या होगा, निर्वाचन की नीति रीति क्या होगी, निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे, निर्वाचन में होते हैं, एक तो ध्यान कर लो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा, नंबर 1 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सुन लो फिर से, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मैंने कहा निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। अब दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा इनके निर्वाचित सदस्य, प्लस इसमें अभी और भी ऐड करना है, केवल वही नहीं होते, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस अब इसमें और भी ऐड करो, यूटी दिल्ली और पांडिचेरी इनकी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। क्लियर है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। कई बार पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल नहीं होते, अब आप वहां फंस जाओगे, तो कौन वहां विधान परिषद दे देगा या फिर ये कह देगा मनोनीत सदस्य, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हाँ, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, विधान परिषद वगैरह के, तो आपको क्लियर हो गया होगा, जितना भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको ही सुनना है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में कहा गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट लगा लेना, लेटेस्ट आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें, सबसे पहले टिक करके आते हैं 52 कि राष्ट्रपति है इसमें, लेकिन उसमें राष्ट्रपति की परिभाषा दी गई है, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 है, ठीक है। अब आता है 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति क्या होगी, रीति क्या होगी, निर्वाचन रीति, राष्ट्रपति को जो निर्वाचित किया जाएगा ना उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं अनुपातिक एकल प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब कहेंगे आप सर ये क्या है, इसको थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई कर दूं आपको समझाने के लिए, बाकी आपको जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, आप कल को फंसे ना कहीं। होता क्या है कि कोई राज्य कम छोटा है, कोई राज्य बड़ा है, किसी की जनसंख्या ज्यादा है, किसी की जनसंख्या कम है, ठीक है, तो जनसंख्या में अब सभी का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए ना। अब किसी राज्य से तो 10 MP आ रहे हैं और किसी राज्य से आ रहे हैं 2 ही MP, तो वो भी तो देखना है क्योंकि उनकी जनसंख्या में उसका डिवाइड देना है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं थोड़ा और डेप्थ में जाकर के बताता हूँ, जैसे राष्ट्रपति को चुनने के लिए चल दिए, अब एक यूपी है, यूपी में कुल कितने हैं सदस्य जो MP बन गए, वो तो हो ही गए। अब आती है यूपी की विधानसभा, उसमें तो 402, इतनी बड़ी विधानसभा है, तो उसका डिवाइड करेंगे यूपी की जनसंख्या में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई सॉरी डिवाइड बाई 1000 ऐसे करके, और एक मत का मूल्य निकाल लेते हैं और वो मत सभी में डिवाइड होता है, हर राज्य के साथ में ऐसा होता है टोटल जनसंख्या के वाले केस में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनुपातिक एकल प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, काफी जटिल है। हम हालांकि डायरेक्ट वोट नहीं करते, हम किसको चुन देते हैं, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को हमने नहीं चुना, चुना है, बस हमने इनडायरेक्टली चुना है। कैसे, हमने किसको चुन दिया, MP को, MLA को, MP तो पहुंच गए, लोकसभा में पहुंच गए, अब MLA जो हैं वो कहाँ विधानसभाओं में बैठे हैं, हमने उनको चुना, वो एक निर्वाचक मंडल होगा वो उसको चुनेंगे और वो चुनेगा किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है, समझ में आया, ये होती है, इसको बोलते हैं हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, तो अनुपातिक एकल प्रतिनिधित्व प्रणाली, फिर से सुन लो क्या है, अनुपातिक एकल प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक एकल प्रतिनिधित्व प्रणाली।
ठीक है, ये है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है, इसी पर काम करती है, इसी के बेस होती है। ठीक है, इसमें भी ABCD ग्रुप बन जाते हैं। बताऊं क्या? चलो फिर भी बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट 2 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, 4 लोगों में आपको वोट ऐसा नहीं है कि केवल एक को देना है, नहीं, ये जो MLA MP होते हैं केवल एक को नहीं, इसमें ग्रेड दे देते हैं 1 2 3 4 कि पहले पर इसको देना है, दूसरे को हम इसको, तीसरे को इसको, 4 को इसको। अब वो जो सबसे लोएस्ट होता है फिर उसके ऊपर के 3 वालों में डिवाइड हो जाते हैं जिसको दिया गया है प्रायोरिटी। तो कुछ अलग है, थोड़ा टिपिकल है, वो आपको समझने की जरूरत है नहीं। अगर चाहते तो मैं अपनी वीडियो डाल दूंगा एक अलग से, वो PCS वाली क्लास में, तो आप वहां से देख लेना कि किस तरीके से होती है। अब आता है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद में इसकी पदावधि कितने वर्ष होगी? आमतौर पर 5 वर्ष होती है, जनरली 5 वर्ष होती है। जिस दिन ये शपथ ग्रहण करेंगे उससे 5 वर्ष होती है। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव किसी वजह से अगर लेट हो जाए, होता नहीं है कभी भी ऐसा, आपको चुनाव पहले कराना ही होगा समय अवधि पूर्ण होने से पहले। जैसे 25 जुलाई को होता है, ठीक है, 25 जुलाई को शपथ लेता है राष्ट्रपति। जब भी अगली 5 साल कंप्लीट होंगी तो 25 जुलाई के आसपास हो जाता है, तो उससे पहले इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो आता है राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित। अब आता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता कुछ नहीं है, वही पात्रता है जो पहली बार में है। हाँ, अमेरिका के केस की तरह हमारे यहाँ पर नहीं है। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति केवल 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, जैसे कि बराक ओबामा और भी पहले रहे, या अब ट्रंप महोदय रहे हैं। ठीक है, अब ये तीसरी बार चुनने की, तीसरी बार नहीं, 4 साल में होता है, लेकिन वो होता 2 बार के लिए ही है। हमारे यहाँ पर एक राष्ट्रपति कई बार रह सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार मन करे उतनी बार रह सकता है, लेकिन चुना जाना चाहिए। ठीक है, मनोनीत नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति मनोनीत नहीं होते। ठीक है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता हो गई। अब आता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ता है। इसके लिए अहर्ता क्या क्या है? नंबर 1, राष्ट्रपति निर्वाचन चित होने के लिए अहर्ता यानी क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास में? नंबर 1, एक तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी बात, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। तीसरा क्या? तीसरा ये है कि आप दिवालिया और पागल न हो। ठीक है, यानी राष्ट्रपति पद के लिए वो दिवालिया और पागल नहीं हो, बस यही इसकी योग्यता है। और हालांकि लाभ का पद धारण न करे, ये शर्तों में आ जाएगा नीचे। पद के लिए क्या शर्तें हैं? कि वो लाभ का पद धारण ना करे, दिवालिया पागल न हो। ठीक है, तो ये सारी योग्यताएं इसमें आ जाती हैं, पद के लिए शर्तें आ जाती हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं हमारे? उपराष्ट्रपति? नहीं, राष्ट्रपति को CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, लेकिन अपना त्यागपत्र या उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाते हैं वो CJI दिलाते हैं। ध्यान रखना ये चीजें। ठीक है, आता है 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। बहुत कठिन प्रक्रिया है ये, भारत में एक बार चलाई गई थी, पूरी नहीं हो पाई, वो भी नीलम संजीव रेड्डी के ऊपर चलाई गई थी, वो बीच में प्रस्ताव खारिज हो गया, पारित ही नहीं हो पाया। तो महाभियोग चलाने की बहुत एक जटिल प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चला करके ही हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का वेतन भत्ते वगैरह वो अनुसूची में दिए हुए हैं 3 में। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। राष्ट्रपति का पद को रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, यानी एक तो कम से कम अगर राष्ट्रपति किसी वजह से खत्म हो जाता है पद पर रहते हुए, ठीक है, तो उसकी जो रिक्ति है उस पद को तुरंत भरा जाना चाहिए उपराष्ट्रपति के द्वारा। उस पद वो उसका कार्य निर्वहन करेगा। और अगर खत्म ही हो गया राष्ट्रपति, तो फिर क्या होगा कि कम से कम 6 माह के अंदर तुरंत चुनाव करा लिए जाने चाहिए। ठीक है, 6 माह तक ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति। अब आ जाते हैं 63 से भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा ना समझ में, 62 तक। तो 52 से 62 तक कौन है? हमारे राष्ट्रपति। 63 से अब उपराष्ट्रपति चलेंगे। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, और वो क्या होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जैसे नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी। ऐसे ही उपराष्ट्रपति के पदेन सभापति, जो भी पदेन का मतलब है पद धारण करने के अनुसार अपने आप ही मिल जाना वो पद। अगर कोई उपराष्ट्रपति बन गया
तो वो राज्यसभा का उपसभापति तो बन ही गया, सॉरी सभापति, राज्यसभा का सभापति तो बन ही गया, ठीक है, पद होने के कारण ही। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति, यानी कोई अचानक से कोई रिक्ति हो जाए, पागल हो जाए राष्ट्रपति, या स्वास्थ्य खराब हो जाए, या राष्ट्रपति खत्म हो जाए, ऐसे केस में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार करेगा। उसे सारे वो वेतन भत्ते, सारी सुविधाएं राष्ट्रपति के अनुसार ही मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिलनी चाहिए थी, ठीक है। ये 65 में कही गई है बात। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति, ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट, जो इंपोर्टेंट है मैं वो बता चलूंगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, सेम वही निर्वाचन के लिए योग्यताएं हैं, ठीक है, जो अभी हाल ही में एक करंट में क्या है, हमारे उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, अब कोई कृष्णन नायरन करके कुछ है, ठीक है, महाराष्ट्र के गवर्नर वगैरह इधर से हैं, अब उनको नॉमिनेट कर रही है हालांकि बीजेपी, अब देखा जाएगा कि किसका क्या किया जाएगा, ठीक है, जीतते हैं तो वो बनते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है, उसका पद कितने समय के लिए होगा, वो आर्टिकल हमारा 67 में कही गई है बात। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। यदि उपराष्ट्रपति का कुछ आकस्मिक कुछ हो जाता है तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना, उन्हीं में से एक उपसभापति बनाया जाता है, ठीक है, जो सीनियर होता है, और उसकी रिक्ति को भरने के लिए, जैसे भी उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उसके लिए तुरंत चुनाव कराए जाने चाहिए, ठीक है, और जो होंगे अब जल्द से जल्द, तो वो हमारा 68 में कही गई है बात, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ और प्रतिज्ञान लेंगे, राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति दिलाएंगे। हालांकि राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन 70, यानी कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि उसमें राष्ट्रपति अपना काम नहीं कर पा रहे, या छुट्टी पर है, या देश से बाहर हैं, या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, तो उस कंडीशन में कौन करेगा राष्ट्रपति के पद का निर्वहन, उपराष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। 70 आर्टिकल कहता है। 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय, इसके निर्वाचन से संबंधित अगर कोई आती है, अड़चने आती हैं, तो वो कहाँ है, 71 के अनुसार सुनी जाएंगी, उनका विवाद वगैरह संसद के सामने जाएगा, संसद उस पर जांच करेगी, कमेटी गठित होगी, वो फिर कौन करेगा, सीजीआई के समक्ष जो जाएगी, सीजीआई उसमें एक कमेटी बनाएंगे संसद की, और वो कराएंगे उसकी जांच। यदि इनके कोई निर्वाचन संबंधी कोई धांधली वगैरह कुछ ऐसी बात आती है तो वो 71 में, ठीक है। 72 क्या कहता है, क्षमता आदि कुछ और मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। अब यहाँ से फिर से राष्ट्रपति आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे कौन हो गए थे, उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से संबंधित था। 72 क्या चलता है हमारा, फिर से राष्ट्रपति। कई बार ऐसा होता है, देखिए हमारी सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर भी राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं के का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ये संविधान में कही गई है बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति के पास कुछ स्पेशल पावर हैं, ठीक है। एक तो वीटो पावर है उसके पास, राष्ट्रपति पॉकेट वीटो है, और कई सारी वीटो हैं। इस पर कई बार हालांकि विवाद भी रहा है संसद में, और अब तो ये पॉकेट वीटो को खत्म करके 3 महीने की समय सीमा लगा दी गई है राष्ट्रपति के ऊपर भी, ठीक है। पहले क्या था कि राष्ट्रपति कोई बिल आ गया तो उसको क्या करता था कि अपने पास रोक करके रख सकता था, या कुछ 14 दिन तक रख सकता था, एक समय सीमा थी, या फिर किसी बिल को अनियमित समय तक रख सकता था। अब क्या है, 3 महीने के अंदर अंदर उसको उस पर जवाब देना ही होगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की कुछ जो शक्ति है उसमें कुछ कमी की गई है, लेकिन उसका फायदा भी है एक तरीके से। होता क्या था, अक्सर कोई मतलब ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाने की हमें आवश्यकता है, और उसको राष्ट्रपति करेगा क्या, बना करके दोनों सदनों से तो पास होकर के क्या राष्ट्रपति ने अपने पास रख लिया, उस पर कोई साइन ही नहीं कर रहे, उस पर कोई जवाब ही नहीं दे रहे, तो उसका क्या मतलब होता था फिर कि राष्ट्रपति ने उसको पॉकेट वीटो बना लिया है, यानी अपनी पॉकेट वीटो का अधिकार किया। कोई विधेयक आया उसको अपने जेब में रख लिया, जब तक मेरा मन मैं नहीं करूँगा, जब मेरा मन होगा तब कर दूंगा। तो अभी उसी को रोकने के लिए क्या किया गया है, 3 महीने का समय सीमा लगाई गई है, करना ही होगा। तो ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति के पास में क्या एक पावर है, स्पेशल पावर मैं बता रहा था, वो कौन सी है, क्षमादान शक्ति, ठीक है, और दंडादेश। वो किसी को दंड देने का आदेश भी दे सकता है, किसी को क्षमा भी कर सकता है, किसी की जो दंड है उसमें लघुकरण भी कर सकता है। यानी सपोज दैट किसी को उम्र कैद है या किसी को फांसी की सजा है, उसको उम्र कैद में बदल दे, ठीक है। उम्र कैद है उसको 7 साल में, 10 साल में, 20 साल में ऐसा बदल दे, या किसी को पूर्ण रूप से ही क्षमा कर दे, ऐसे भी मामले आते हैं। तो वो राष्ट्रपति के पास में एक क्षमादान शक्ति, स्पेशल पावर है, ठीक है। जब तीनों
जिले स्तर के न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन सबसे बात बिगड़ जाती है, यानी सबसे किसी को न्याय ना मिल पाए, इनसे सजा हो गई किसी को, और फिर भी किसी को लगता है कि भाई मुझे अपनी सजा के विरुद्ध कहीं जाना चाहिए, तो वो क्या है, राष्ट्रपति के पास में क्षमादान शक्ति के लिए डाल देता है। कई बार बहुत सारी याचिकाएं पेंडिंग पड़ी रहती हैं राष्ट्रपति के पास में, कुछ की क्षमा याचनाएं उन पर नहीं होती सुनवाई, जैसे कि अभी पीछे निर्भया वाले केस में हुई थी, ठीक है, या फिर अफजल गुरु की फांसी के टाइम पर, ठीक है, या फिर अजमल कसाब वाली उसमें हुई थी, तो उसमें राष्ट्रपति ने उनको क्षमादान शक्ति का नहीं दी, ठीक है, क्षमा नहीं किया, उसमें कर दिया गया। हालांकि अभी बहुत हैं ऐसे, एक बानो एक महिला है कोई अमरोहा की, उनके केस में भी ऐसा ही है कि अभी क्षमादान है। एक सुरेंद्र कोहली हत्याकांड, सुरेंद्र कोहली ने किया था, निठारी हत्याकांड, उसमें अभी सुरेंद्र कोहली की पेंडिंग पड़ी हुई है कुछ याचिकाएं, तो वो है उसके पीछे का, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया है। अब 73 आता है, क्या, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मंत्रिपरिषद, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां से होगा, ये वो बात है 73 में कही गई है। अब संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसमें कौन कौन आते हैं, प्रधानमंत्री और हमारे मंत्रीगण, प्रधानमंत्री और मंत्रीगण, ठीक है, जिनके अनुसार वो अपना कार्य करते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद बनेगी 73। 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद गठन होगी। यहां आ गई ना वो बात, जो बात मैंने अभी पीछे बताई थी, क्या, राष्ट्रपति वाले मामले में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो यहां क्या करेगा राष्ट्रपति कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। बोला था मैंने अभी 53 में बोला था, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग या अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारियों द्वारा करेगा। तो उसके अधीनस्थ अधिकारी कौन आते हैं यहाँ पर, अब आ जाइए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह, ठीक है, जो उसको सलाह देंगे उनके आधार पर, जिस 74 कहता है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट कुछ आर्टिकल है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, जो जो इंपोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। क्षमादान शक्ति 72, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर लेना। अब आता है 75, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भारत का महान्यायवादी। 75 क्या कहता है कि जो भारत है उसका एक सरकारी वकील होगा, उसको कहते हैं हम अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। महान्यायवादी का पद या फिर एक अटॉर्नी जनरल कह दो, महान्यायवादी कह दो, ये भारत का सर्वोच्च वकील होता है, ठीक है। और इसकी एक और खास बात यह है, ये सदन, किसी भी सदन में जा सकता है, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, हाँ वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। किसी भी न्यायालय में जा सकता है, किसी भी न्यायालय में अपनी बात रख सकता है, ठीक है। तो ये कौन है, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी 75 में कही गई है ये बात, इंपोर्टेंट है, मार्क कर लेना। भारत का महान्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन करेगा, सरकारी कार्य जैसे जैसे कि सरकार का वकील एक तरीके से, कौन है, महान्यायवादी है, ठीक है, 76 में कही गई है। 77 क्या कहता है, भारत सरकार के कार्य का संचालन कौन करेगा, कैसे करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, स्वयं और अपने अधीनस्थ मंत्रियों के द्वारा भारत सरकार के कार्य का संचालन करेगा। 78 और एक मैं बता दूं, मंत्रिपरिषद का विस्तार कितना हो सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कितना हो सकता है मंत्रिपरिषद का विस्तार, अधिकतम 15%, ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है, ये 78 प्रधानमंत्री की ड्यूटी क्या है, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देगा, यानी कुछ भी काम करेगा तो क्या प्रधानमंत्री को बताएगा। और आपको एक और मैं बात बता दूं, भारत के जितने भी MOU साइन होते हैं ना अदर कंट्रीज के साथ में, वो सारे राष्ट्रपति के नाम से साइन होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री तो उनका संचालन करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं ना करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कराता है। तो भारत का कौन है, राष्ट्रपति के नाम से साइन होते हैं अगर कहीं भी किसी कंट्री से, अदर कंट्री से संबंध जो भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर था, और सारी जानकारी अगर कुछ भी देश में घटना घटेगी ना तो उसके संबंध में प्रधानमंत्री की ड्यूटी बनती है कि राष्ट्रपति को हर घटना से अवगत कराए। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तुरंत बताया कि ये कार्रवाई हो रही है और पहलगांव हमला हुआ, ये हुआ, हमने इस पर ये कार्रवाई की, ये की, जो जो चीजें हैं, जो जो घटना घटित होंगी
उस सब के बारे में अवगत कराने का दायित्व किसका बनता है? प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री अपनी शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? अपने अधीनस्थ या कैबिनेट के और मिनिस्टर्स के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, शायद ये लास्ट है। हाँ, तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अध्याय 1 संघ की कार्यपालिका शक्ति का अध्याय 1 मैंने खत्म कर दिया है, आर्टिकल 78 तक, यानी 52 से लेकर 78 तक कर दिया है। आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना है। आपके जो जो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने आपको मार्क किए और वो मैंने आपको बता दिए। आपको करना कुछ नहीं है अब, ठीक है, 2 बार देख लेना इस वीडियो को, आपके आर्टिकल हो जाएंगे कंप्लीट। किस लिए? दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए। ठीक है, धन्यवाद, आप बने रहना और 1 से 2 बार जरूर देखना इस क्लास को।